सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसके अंतर्गत हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल, और आधुनिक काल के अंतर्गत भी हम प्रकरण 4 तक कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज ये हमारा प्रकरण 5 है। प्रकरण 5 से संबंधित भी हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज ये प्रकरण 5 से संबंधित अंतिम वीडियो होगा, और आज ये तृतीय उत्थान को कंप्लीट कर देगा ये वीडियो, और ये आज अपलोड कर दिया जाएगा। अभी देखिए, आधुनिक काल में प्रकरण 5 के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं गद्य साहित्य की वर्तमान गति किस प्रकार से थी, और उसको तृतीय उत्थान के नाम से जाना जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका काल संवत 1975 बताया है। क्या बताया है? संवत 1975 बताया है। देखिए, हमने समालोचना के अंतर्गत यहाँ तक पढ़ लिया था, रिचर्ड्स की मीमांसा तक पढ़ लिया था। कि जो हम ऊपर पढ़ के आए थे, क्या आए थे? कविता के बारे में पढ़ाया था इन्होंने हमें। क्या बताया था? देखिए, यहाँ से पढ़ लेते हैं हम दोबारा कि कविता को रिचर्ड्स ने क्या कहा था। कविता की दुनिया निराली है, ये रिचर्ड्स का वक्तव्य था। इन्होंने कहा था, और इनका जो वक्तव्य है उसका सारांश नीचे दिया गया है। ठीक है, यह सिद्धांत कविता को जीवन से अलग समझने का आग्रह करता है। कविता है, उसको जीवन से अलग समझने का आग्रह कौन सा सिद्धांत करता है? अभी हम पढ़कर आए हैं, कविता की दुनिया निराली है। ठीक है, तो कह रहे हैं रिचर्ड से कि जो सिद्धांत है कौन सा, जो कविता की दुनिया निराली है, ये सिद्धांत कविता को जीवन से अलग समझने का आग्रह करता है। पर स्वयं डॉक्टर जो ब्रेडले हैं इतना मानते हैं कि जीवन के साथ उसका लगाव भीतर भीतर अवश्य है। जो डॉक्टर ब्रेडले हैं वो क्या मानते हैं कि जो कविता है उसका लगाव है वो जीवन के भीतर भीतर अवश्य होता है। हमारा कहना है कि यही भीतरी लगाव असल चीज़ है। ठीक है, जो भीतरी लगाव होता है वही क्या होता है? असल चीज़ होती है। जो कुछ काव्य अनुभव होता है वह जीवन से ही होकर होता है। देखिए, जिस प्रकार का काव्य अनुभव होता है वो जीवन से ही होकर होता है। इस बात को आप समझ सकते हैं। देखिए, प्रेमचंद जी के जो नाटक हैं, निराला जी ने जो राम की शक्ति पूजा लिखी है वो अपने जीवन को आधारित मानकर लिखी है, क्योंकि जिस प्रकार से राम जी का जीवन है उसी प्रकार से निराला जी का जीवन है। देखिए, निराला जी ने इसमें राम के माध्यम से कहा भी है कि धिक् है ऐसे जीवन को जो बराबर विरोध ही करता आया है अपने जीवन से। तो इस प्रकार से निराला जी ने जो राम की शक्ति पूजा है उसमें अपने जीवन से संबंधित कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उनको दर्शाया है। तो देखिए, क्या होता है कि जो काव्य जगत में जो कविता होती है वो व्यक्ति के जीवन के आधार के ऊपर होती है। काव्य जगत की जो शेष जगत से भिन्न सत्ता नहीं हो सकती। देखिए, जो काव्य जगत है उसकी शेष जगत से सत्ता होती है वो भिन्न नहीं हो सकती है, और न उसके कोई अलौकिक और विशेष नियम हो सकते हैं। उसकी योजना बिल्कुल वैसे ही अनुभवों से हुआ करती है जैसे और सब अनुभव होते हैं। काव्य की योजना है वो किस प्रकार से होती है? वैसे ही अनुभवों से होती है जैसे और सब अनुभवों से होती है। प्रत्येक काव्य एक परिमित अनुभव खंड मात्र है, जो विरोधी उपादानों के संसर्ग से कभी चटपटे और देखिए क्या है कि जो प्रत्येक काव्य है वो एक परिमित अनुभव खंड मात्र है, जो विरोधी उपादानों के संसर्ग से कभी चटपट और कभी देर से छिन्न भिन्न हो जाता है। साधारण अगर अनुभवों से बात करें तो साधारण अनुभवों से उससे यही विशेषता होती है कि उसकी योजना बहुत गूढ़ और नाजुक होती है। अगर साधारण अनुभवों से उसकी विशेषता होती है तो किस प्रकार की होती है कि उसकी योजना बहुत ही गूढ़ और नाजुक होती है। जरा सी ठेस से वह चूर चूर हो जाती है। देखिए, साधारण अनुभव होती है उनकी क्या विशेषता होती है कि उनकी योजना होती है वो गूढ़ भी होती है और नाजुक होती है। और नाजुक होती है इस कारण क्या होता है कि जरा सी उस पर ठेस लगे और वह चूर चूर हो जाती है। उसकी एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि वह एक हृदय से दूसरे हृदय में पहुंचाया जा सकता है। देखिए, जो साधारण अनुभव हैं वो क्या है कि उनकी जो साधारण अनुभव हैं उनकी एक बड़ी भारी विशेषता है। कौन सी विशेषता है? जो साधारण अनुभव हैं वो एक हृदय से दूसरे हृदय में पहुंचाए जा सकते हैं।
बहुत से हृदय उनका अनुभव बहुत थोड़े से फेर फार के साथ ही कर सकते हैं। जो साधारण अनुभव हैं उनका जो बहुत से हृदय होते हैं वो उनका अनुभव बहुत ही थोड़े फेर फार के साथ में कर सकते हैं। काव्य अनुभव से मिलते जुलते और भी अनुभव होते हैं। देखिए, जो काव्य अनुभव होते हैं उनसे मिलते जुलते और भी अनुभव होते हैं। इस अनुभव की सबसे बड़ी विशेषता यह है, किसकी, जो साधारण अनुभव है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यही सर्वग्राह्य है। क्या है कि जो साधारण अनुभव है वो सर्वग्राह्य है, मतलब सभी के द्वारा ग्रहण करने योग्य है। इसलिए इससे प्रतीति काल में हमें इसे अपनी व्यक्तिगत विशेष बातों को छूत से बचाए रखना पड़ता है। यह सबके अनुभव के लिए होता है। जो साधारण अनुभव होता है वो सबके अनुभव के लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता है। इसलिए किसी काव्य को लिखते या पढ़ते समय हमें अपने अनुभव के भीतर उस काव्य और उस काव्य के इतर वस्तुओं के बीच अलगाव करना पड़ता है। देखिए, अगर हम किसी प्रकार का काव्य लिखते या पढ़ते हैं तो उस समय जो अपने अनुभव होते हैं उनके भीतर हम उस काव्य या उस काव्य से संबंधित जो वस्तु होती हैं उनके बीच में हमें अलगाव करना पड़ता है। पर यह अलगाव दो सर्वथा भिन्न और असमान वस्तुओं के बीच में, देखिए जो अलगाव है ना वो दो सेम वस्तुओं के बीच में हो सकता है, लेकिन जो सभी प्रकार से भिन्न हो और जो असमान वस्तुएं हैं उनके बीच में कभी भी अलगाव नहीं हो सकता है। बल्कि एक ही कोटि की वृत्तियों में भिन्न भिन्न विधानों के बीच होता है कि एक ही प्रवृत्ति की कोटि हो और उसके विधान भिन्न भिन्न हो, उन्हीं के बीच में क्या होता है, अलगाव हो सकता है। ठीक है, यह तो हुई रिचर्ड्स की मीमांसा। देखिए, ये जो हमने पढ़ा है वो किसकी है, रिचर्ड साहब की मीमांसा है साधारण अनुभव को लेकर। अब हमारे यहाँ से संपूर्ण काव्य चित्र की अंत प्रकृति की छानबीन कर जाइए। देखिए क्या है कि अब हमारे यहाँ के जो संपूर्ण काव्य चित्र हैं उसकी अंत प्रवृत्ति है उसकी छानबीन कर जाइए और उसके भीतर जीवन के अनेक पक्षों और जगत के नाना रूपों के साथ मनुष्य हृदय का गूढ़ सामंजस्य निहित मिलेगा। क्या होगा कि जो प्रकृति है, जो काव्य क्षेत्र की जो अंत प्रकृति है, अगर उसकी छानबीन करने जाएं तो उसके भीतर जीवन के जो अनेक पक्ष हैं और जो जगत के नाना रूप हैं उनके साथ मनुष्य हृदय का गूढ़ सामंजस्य निहित मिलेगा आपको। साहित्य शास्त्रियों का मत लीजिए तो जैसे संपूर्ण जीवन अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का साधन रूप है, वैसे ही उसका एक अंग काव्य भी है। अर्थ का स्थूल और संकुचित अर्थ द्रव्य प्राप्ति ही नहीं लेना चाहिए, उसका व्यापक अर्थ है लोक की सुख समृद्धि लेना चाहिए। जीवन के और साधनों की अपेक्षा काव्य अनुभव में विशेषता यह होती है कि वह एक ऐसी रमणीयता के रूप में होता है जिसमें व्यक्तित्व का लय हो जाता है। बाह्य जीवन और अंतर जीवन की कितनी उच्च भूमियों पर इस रमणीयता का उद्घाटन हुआ है। किसी काव्य की उच्चता और उत्तमता के निर्णय में इसका विचार अवश्य होता आया है और होगा भी। हमारे यहाँ के लक्षण ग्रंथों में रसानुभव को जो लोकोत्तर और जो ब्रह्मानंद सहोदर आदि कहा। देखिए, जो हमारे लक्षण ग्रंथ हैं उसमें जो रस अनुभव है उसको क्या कहा है, लोकोत्तर कहा है और ब्रह्मानंद सहोदर कहा है, आदि कहा है। यह अर्थवाद के रूप में सिद्धांत रूप में नहीं है, ये अर्थवाद के रूप में है, सिद्धांतवाद के रूप में नहीं है। उसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि रस व्यक्तित्व का लय है, व्यक्तित्व को लय हो जाता है कि रस है वो किसके ऊपर आधारित होता है, व्यक्तित्व में लय हो जाता है। यूरोप में समालोचना शास्त्र का कर्मागत विकास फ्रांस में ही हुआ था। देखिए, जो यूरोप है उसमें जो समालोचना शास्त्र है उसका जो कर्मागत विकास है वो कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में हुआ था। अतः फ्रांस का प्रभाव यूरोपीय देशों में बहुत कुछ रहा है। फ्रांस का प्रभाव है वो यूरोपीय देशों में बहुत कुछ रहा है। विवरणात्मक समालोचना के अंतर्गत ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक आलोचना का उल्लेख हो चुका है। जो विवरणात्मक समालोचना है उसके अंतर्गत ही हमने ऐतिहासिक जो और मनोवैज्ञानिक आलोचना है उसका उल्लेख हो चुका है। पीछे प्रभाववादियों का जो दल खड़ा हुआ वह कहने लगा कि हमें किसी कवि की प्रकृति, स्वभाव, सामाजिक परिस्थिति आदि से क्या प्रयोजन, हमें तो केवल किसी काव्य को पढ़ने से जो आनंदपूर्ण प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है उसी को प्रकट करना चाहिए और उसी को समालोचना समझना चाहिए। देखिए, इस पंक्ति को हम दोबारा से समझेंगे और पढ़ेंगे कि क्या है
कि जो पीछे जो प्रभाव आती हैं, देखिए विवरणात्मक और जो विवरणात्मक समालोचना है उसके अंतर्गत ही ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक आलोचना का उल्लेख हो चुका है। पीछे जो प्रभाववादी हैं उनका एक जो दल खड़ा हुआ था किसके लिए, और वो कहने लगा कि किसी कवि की प्रकृति, स्वभाव, सामाजिक परिस्थिति आदि से हमें क्या प्रयोजन, हमें तो केवल किसी काव्य को पढ़ने से जो आनंदपूर्ण प्रभाव, जो जिस काव्य को हमें पढ़ने से आनंदपूर्ण प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है उसी को प्रकट करना चाहिए और उसी की समालोचना हमें समझनी चाहिए। प्रभाववादियों का पक्ष यह है कि हमारे चित्त पर किसी काव्य से जो आनंद उत्पन्न होता है वही क्या है, आलोचना है। देखिए प्रभाववादियों का पक्ष क्या है कि हमारे चित्त पर किसी काव्य से जो आनंद उत्पन्न होता है वही क्या है, आलोचना है। इससे अधिक आलोचना और चाहिए ही क्या है। जो प्रभाव हमारे चित्त पर पड़े उसी का वर्णन यदि हमने कर दिया तो समालोचना हो गई। देखिए जो प्रभाव हमारे चित्त पर पड़े उसी का वर्णन अगर हमने कर दिया तो वो क्या हो गई, समालोचना हो गई। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस मत के अनुसार समालोचना एक व्यक्तिगत वस्तु है, उसके औचित्य अनुचित्य पर किसी को कुछ विचार करने की जरूरत ही नहीं है। जिस पर जैसा प्रभाव पड़े वैसा ही वह कहेगा। उक्त प्रभाववादियों की बात से तो समालोचना कोई व्यवस्थित शास्त्र नहीं रहा गया। देखिए जो उक्त प्रभाववादी हैं उन्होंने क्या कहा था कि जिस प्रकार की कवि या लेखक जिस प्रकार की कोई रचना कर रहा है और हम उसको जो ग्रहण कर रहे हैं और उस प्रकार की परिस्थिति हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है और उसी प्रकार से हम समालोचना करेंगे। देखिए एक कविता है या फिर एक कवि के बारे में 10 लोग पढ़ रहे हैं और 10 लोग हैं, वो एक जैसी आलोचना नहीं कर सकते हैं, सभी की आलोचना अलग अलग प्रकार से होती है। उक्त प्रभाववादियों की बात से जो समालोचना है उसका कोई व्यवस्थित शास्त्र नहीं रह गया है। वह एक कला की कृति से निकली हुई दूसरी कला की कृति है। यह काव्य से निकला हुआ दूसरा काव्य ही हुआ है। देखिए क्या है कि एक कला से निकली हुई दूसरी कृति है और दूसरी कला से निकली हुई दूसरी कृति है, तो ये काव्य से निकला हुआ दूसरा काव्य ही हुआ है। काव्य का स्वरूप मीमांसा के संबंध में यूरोप में इधर सबसे अधिक जोर रहा है। देखिए जो काव्य के स्वरूप मीमांसा के संबंध में यूरोप में इधर सबसे अधिक जोर रहा है। अभिव्यंजनावाद का जिसके प्रवर्तक इटली के क्रोचे, इसमें अभिव्यंजना अर्थात किसी बात को कहने का ढंग ही सब कुछ है। बात चाहे जो हो, जैसी हो अथवा कुछ ठीक ठिकाने की न भी हो, काव्य में जिस वस्तु या भाव का वर्णन होता है वह इस वाद के अनुसार उपादान मात्र है, समीक्षा में उसका कोई विचार अपेक्षित नहीं होता है। देखिए दोबारा से समझेंगे अभिव्यंजनावाद का मतलब क्या होता है। जी जो कोई मतलब काव्य का जो स्वरूप है मीमांसा के संबंध में यूरोप में इधर सबसे अधिक जोर रहा है। देखिए काव्य के स्वरूप का जो मीमांसा के संबंध में है वो यूरोप में सबसे अधिक जोर रहा है। क्या है, जो अभिव्यंजनावाद है जिसके प्रवर्तक कौन है, इटली के क्रोचे साहब। उन्होंने अभिव्यंजना अर्थात अभिव्यंजना का अर्थ क्या होता है कि किसी बात को कहने का ढंग ही सब कुछ है। किसी बात को कहने का ढंग ही होता है, वो सब कुछ होता है। बात चाहे जो हो, जैसी हो, बात किसी भी प्रकार की हो, कैसी भी हो अथवा कुछ ठीक ठिकाने की भी न भी हो, काव्य में जिस वस्तु या भाव का वर्णन होता है वह इस वाद के अनुसार, किस वाद के अनुसार, अभिव्यंजनावाद के अनुसार उपादान मात्र है, समीक्षा में उसका कोई विचार अपेक्षित नहीं होता है। काव्य में मुख्य वस्तु है वह आकार या साँचा जिसमें वह वस्तु या भाव डाला जाता है। देखिए काव्य की मुख्य वस्तु कौन सी है, वह आकार या साँचा जिसमें वह वस्तु या भाव डाला जाता है। जैसे कुंडल की सुंदरता की चर्चा उसके आकार या रूप को लेकर होती है, सोने को लेकर नहीं होती है। देखिए कुंडल की सुंदरता मतलब जो कानों में हम बालियां पहनते हैं, कुंडल पहनते हैं, उसकी चर्चा आकार और रूप को लेकर नहीं, आकार और रूप को लेकर ही होती है, सोने को लेकर नहीं होती है। वैसे ही काव्य के संबंध में हमें समझना चाहिए। ठीक है, तात्पर्य यह है कि अभिव्यंजनावाद के ढंग का अनूठापन ही सब कुछ है। जिस वस्तु या भाव की अभिव्यंजना की जाती है वह क्या है, कैसा है, यह सब काव्य चित्र के भार की बात है।
क्रोचे का कहना है कि अनूठी उक्ति की अपनी अलग सत्ता होती है, उसे किसी दूसरे कथन का पर्याय न समझना चाहिए। जैसे यदि किसी कवि ने कहा है कि सोई हुई आशा आँख मलने लगी, तो यह समझना चाहिए कि उसने यह उक्ति इस उक्ति के स्थान पर कही है कि फिर कुछ कुछ आशा होने लगी। देखिए, सोई हुई आशा आँख मलने लगी, इसका अर्थ क्या बताया यहाँ पे कि कुछ कुछ आशा होने लगी है। वह एक निरपेक्ष उक्ति है, कवि को वही कहना ही था। वाल्मीकि ने जो यह कहा कि न स संकुचित है पंथा येन बाली हतोगत है, वह इसके स्थान पर नहीं कि तुम भी बाली के समान मारे जा सकते हो। ठीक है, यह है अभिव्यंजनावाद से संबंधित। इस वाद में तथ्य इतना ही है कि उक्ति ही कविता है। देखिए, अभिव्यंजनावाद के अंतर्गत क्या है कि इस वाद में जो तथ्य है वो क्या है, इतना ही है कि उक्ति ही क्या है, कविता है। उसके भीतर जो छिपा अर्थ रहता है स्वतः कविता नहीं होती है। पर यह बात इतनी दूर तक नहीं घसीटी जा सकती कि उस उक्ति की मार्मिकता का अनुभव उसकी तरह छिपी हुई वस्तु या भाव पर बिना दृष्टि रखे ही हो सकता है। देखिए, क्या बात है यहाँ पे कि कह रहे हैं कि इस वाद का तथ्य इतना है, किस वाद का, जो अभिव्यंजनावाद का तथ्य है वो इतना ही है कि उक्ति ही क्या है, कविता है। और इसके भीतर जो छिपा अर्थ होता है वो क्या होती है, स्वतः कविता नहीं होती है। पर यह बात इतनी दूर तक नहीं घसीटी जा सकती कि उस उक्ति की मार्मिकता का अनुभव उसकी तह में छिपी हुई वस्तु या भाव पर बिना दृष्टि रखे ही हो सकता है। देखिए, इस बात में क्या है कि यह बात इतनी दूर तक घसीटी जा सकती है कि जो उक्ति है, कौन सी उक्ति ही कविता है, उक्ति की मार्मिकता का अनुभव उसकी ही तह में छिपी हुई वस्तु का भाव पर बिना दृष्टि रखे ही जा सकता है। बात यह है कि अभिव्यंजनावाद भी कलावाद की तरह काव्य के लक्ष्य बेल बूटे की नक्काशी वाला सौंदर्य मानकर चला है, जिसका मार्मिकता या भावुकता से कोई भी संबंध नहीं होता है। क्या है कि जो अभिव्यंजनावाद है वो भी कलावाद की तरह ही काव्य के लक्ष्य बेल बूटे की जो नक्काशी वाला सौंदर्य है उसको ही मानकर चला है, जिसका मार्मिकता और भावुकता से कोई भी संबंध नहीं है। और कलाओं को छोड़ यदि हम काव्य ही को लें तो इस अभिव्यंजनावाद को वाग वैचित्र्यवाद भी कह सकते हैं और इसे अपने यहाँ के पुराने वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान मान सकते हैं। देखिए, इन्हीं दोनों वादों की दृष्टि से यह कहा जाने लगा कि समालोचना के क्षेत्र में अब लक्षण, नियम, रीति, काव्य भेद, गुण दोष, छंदोव्यवस्था आदि का विचार उठ गया है। इस पर कथन की व्याप्ति कहाँ तक है यह विचारणीय है। साहित्य के ग्रंथों में जो लक्षण, नियम आदि दिए गए थे वे विचार की व्यवस्था के लिए, काव्य संबंधी चर्चा के सुविधे के लिए इन लक्षणों और नियमों का उपयोग गहरे और कठोर बंधन की तरह होने लगा है और उन्हीं को बहुत से लोग सब कुछ समझने लगे हैं। जब कोई बात हद से बाहर जाने लगती है तब परिवर्तन मतलब रिएक्शन का समय आता है। देखिए, किसी भी प्रकार की कोई बात है जो हद से बाहर जाने लगती है तभी हम किसी प्रकार का रिएक्शन करते हैं। यूरोप में अनेक प्रकार के वादों की उत्पत्ति परिवर्तन के रूप में ही हुआ करती है। अतः हमें सामंजस्य बुद्धि से काम लेकर अपना स्वतंत्र मार्ग निकालना चाहिए। देखिए, अगर आप इनको समझकर पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसी बात को मैं दोबारा दोहरा कर पढ़ाती हूँ तो देखिए जो क्लास है वो बहुत ही लंबी हो जाती है और इतना टाइम भी नहीं होता। मैं सिर्फ आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे कि आपका ये कंप्लीट हो जाए। बेल बूटे और नक्काशी के लक्ष्य के समान काव्य का भी लक्ष्य सौंदर्य विधान लगातार कहते रहने से काव्य रचना पर जो प्रभाव पड़ा है उसका उल्लेख हो चुका है। देखिए, क्या है कि जो बेल बूटे और नक्काशी के लक्ष्य के समान काव्य का भी लक्ष्य अगर सौंदर्य विधान लगातार कहते रहने से काव्य रचना पर जो प्रभाव पड़ा है उसका उल्लेख हम कर चुके हैं। और यह भी कहा जा चुका है कि यह सब काव्य के साथ कला शब्द लगने के कारण हुआ है। ठीक है, हमारे यहाँ काव्य की गिनती 64 कलाओं के भीतर नहीं की जाती है। देखिए, जो काव्य की गिनती है वो 64 कलाओं के भीतर नहीं की जाती है,
यहाँ इतना और सूचित करना आवश्यक जान पड़ता है कि सौंदर्य की भावना को रूप देने में मनोविज्ञान के क्षेत्र से आए हुए उस सिद्धांत का भी असर पड़ा है जिसके अनुसार अंतः साधना में निहित अतिरिक्त काम वासना ही कला निर्माण की प्रेरणा करने वाले अंतर्वृत्ति हैं। यूरोप में चित्रकारी, मूर्तिकारी, नक्काशी, बेलबूटे आदि के समान कविता भी ललित कलाओं के भीतर दाखिल हुई है। अतः धीरे धीरे उसका लक्ष्य भी सौंदर्य विधान ही ठहराया गया है। किसका? जो यूरोप की ललित कला है उनका, ललित जो कविता है उनका। जबकि यह सौंदर्य भावना काम वासना द्वारा प्रेरित ठहराई गई, तब पुरुष कवि के लिए यह स्वाभाविक ही ठहरा कि उसकी सारी सौंदर्य भावना स्त्रीमयी हो, अर्थात प्रकृति के अपार क्षेत्र में जो कुछ सुंदर दिखाई पड़े उसकी भावना स्त्री के रूप सौंदर्य के भिन्न भिन्न अंग लाकर ही की जाए। अरुणोदय की छटा का अनुभव कामिनी के कपोलों पर दौड़ी हुई लज्जा की ललाई लाकर किया जाए। देखिए, जो अरुणोदय है मतलब सुबह सुबह जब सूर्य उगता है उस समय जो छटा का अनुभव है वो किस पर है? जो कामिनी है उसके कपोलों मतलब गालों के ऊपर दौड़ी हुई लज्जा पर ललाई लाकर किया जाए। राका रजनी की सुषमा का अनुभव सुंदरी के उज्ज्वल वस्त्र व शुभ्र हास द्वारा किया जाए। आकाश में फैलती हुई कांदमिनी तब तक सुंदर न लगे जब तक उस पर स्त्री का मुक्त कुंतल का आरोप न हो। आजकल तो स्त्री कवियों की भी कमी नहीं है। उन्हें अब पुरुष कवियों का दीन अनुकरण न कर अपनी रचनाओं में क्षितिज पर उड़ती हुई मेघमाला की दाढ़ी मूछ के रूप में देखना चाहिए। अगला है काव्य रचना और काव्य चर्चा दोनों में इधर स्वपन और मद का प्रधान स्थान रहने लगा है। काव्य रचना और काव्य चर्चा में दोनों में इधर स्वपन और मद का प्रधान स्थान रहने लगा है। ये दोनों शब्द काव्य के भीतर प्राचीन समय में धर्म संप्रदायों से आए हैं। लोगों की धारणा थी कि संत और सिद्ध लोगों की बहुत सी बातों का आभास या तो स्वपन में मिलता है अथवा तन्मयता की दशा में। क्या बताया यहाँ पे कि लोगों की धारणा इस प्रकार से थी कि जो संत और सिद्ध होते हैं उन लोगों की जो बहुत सी बातें हैं उसका आभास कब मिलता है? या तो स्वपन में मिलता है या तन्मयता की दशा में मिलता है। कवियों को अपने भाव में मगन होते देख लोग उन्हें भी इस प्रत्यक्ष जगत में जीवन से अलग कल्पना के स्वपन लोक में विचरने वाले जीव प्यार और श्रद्धा कहने लगे हैं। यह बात बराबर कवियों की प्रशंसा में अर्थवाद के रूप में चलती रही है, पर ईसा की इस 20वीं सदी में आकर वह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य के रूप में फ्रायड द्वारा प्रदर्शित की गई है। उसने कहा था कि जिस प्रकार स्वपन अंतस संज्ञा में निहित अतिरिक्त वासनाओं की तृप्ति का एक अंतर्विधान है, उसी प्रकार कलाओं का निर्माण करने वाली कल्पना भी होती है। इससे कवि कल्पना और स्वपन का अभेद भाव और पक्का हो गया है। पर सच पूछिए तो कल्पना में आई हुई वस्तुओं की अनुभूति और स्वपन में दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं की अनुभूति के स्वरूप में बहुत कुछ अंतर है। अतः काव्य रचनाओं या काव्य चर्चा में स्वपन का बहुत अधिक भरमार अपेक्षित नहीं है। यूँ ही कहीं कहीं साम्य के लिए यह शब्द आ जाया करे तो कोई हर्ज भी नहीं हो सकता। किसका? स्वपन का। अब मद और मादकता लीजिए। काव्य क्षेत्र में इसका चलन फारस में बहुत पहले से अनुमित है। यद्यपि इस्लाम से पूर्व का वहाँ का सारा साहित्य नष्ट कर दिया गया था, उसका एक चिट भी कहीं नहीं मिलता है। पर शायरी में मद और प्याले की रूढ़ी बनी रही है, जिसको सूफियों ने लेकर और भी बढ़ाया है। सूफी शायर दीन दुनिया से अलग प्रेम मद के मत वाले आज़ाद जीव माने जाते हैं। सूफी शायर वो क्या है? दीन दुनिया से अलग हैं, प्रेम मद के मत वाले आज़ाद जीव माने जाते हैं। धीरे धीरे कवियों के संबंध में भी मतवालेपन और फक्कड़पन की भावना जड़ पकड़ती गई और हिंदुस्तान में आ गई। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ कि जो कवि हैं उनके संबंध में भी मतवालेपन और फक्कड़पन की भावना आ गई और वो जड़ पकड़ती हुई कहाँ पे आ गई? हिंदुस्तान में भी आ गई। यूरोप में गेटे और वर्ड्सवर्थ के समय तक मतवालेपन और फक्कड़पन की इस भावना का कवि और काव्य के साथ कोई नित्य संबंध नहीं समझा जाता था।
जर्मन कवि गेटे बहुत ही व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ थे। इसी प्रकार वर्ड्सवर्थ भी लोक व्यवहार से अलग एक रिद नहीं माना जाता था। एक खास ढंग का फक्कड़पन और मतवालापन बायरन और शेली में दिखाई पड़ता था। उसकी चर्चा यूरोप ही तक न रहकर अंग्रेजी साहित्य के साथ साथ हिंदुस्तान तक भी पहुंची थी। इसके मतवालेपन और फक्कड़पन की जो भावना पहले से फारसी साहित्य के प्रभाव में बंधती आ रही थी, वह अब हिंदी साहित्य में भी और पक्की हो गई थी। देखिए, भारत में मतवालेपन या फक्कड़पन की भावना अघोरपंथ आदि कुछ संप्रदायों में तथा सिद्ध बनने वाले कुछ साधुओं में ही चलती आ रही थी। कवियों के संबंध में इसकी चर्चा नहीं थी। यह तो कवि के लिए लोक व्यवहार में कुशल होना आवश्यक समझा जाता था। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में कवि के जो लक्षण कहे हैं, उससे यह बात स्पष्ट हो जाएगी। यह ठीक है कि राजशेखर में राजसभाओं में बैठने वाले दरबारी कवियों के स्वरूप का वर्णन किया है। राजशेखर ने क्या किया, जो राजसभाओं में बैठने वाले जो दरबारी कवि हैं, उनके स्वरूप का वर्णन किया है, और वह स्वरूप एक विलासी दरबारी का है, मुक्त हृदय स्वच्छंद कवि का नहीं है। पर वाल्मीकि से लेकर भवभूति, पंडित राज से लेकर चंद दोबारा से पढ़ते हैं। लेकिन क्या है कि वाल्मीकि से लेकर भवभूति और पंडित राज तथा चंद से लेकर ठाकुर और पद्माकर तक कोई मद में झूमने वाला लोक व्यवहार से अनभिज्ञ और बेपरवाह फक्कड़ नहीं माना जाता है। अगला है, प्रतिभाशाली कवियों की प्रवृत्ति अर्थ में रत साधारण लोगों से भिन्न और मनस्विता लिए होता है। जो प्रतिभाशाली कवि हैं, उनकी प्रवृत्ति है अर्थ में रत साधारण लोगों से भिन्न और मनस्विता लिए हुए हैं तथा लोगों के देखने में कभी कभी एक सनक सी जान पड़ती है। जैसे और लोग अर्थ की चिंता में लीन होते हैं, वैसे ही अपने किसी उद्भावित प्रसंग में लीन दिखाई पड़ते हैं। प्रेम और श्रद्धा के कारण लोग इन प्रवृत्तियों की अत्युक्ति के साथ प्रकट करते हुए मद में झूमना, स्वप्न में लीन रहना, निराली दुनिया में विचरना कहने लगे हैं। पर इसका परिणाम न होना चाहिए कि कवि लोग अपनी प्रशस्ति की इस अत्युक्त बातों को ठीक ठाक चरितार्थ करने में लगे हैं। देखिए, लोग कहते हैं कि समालोचक गण अपनी बातें कहते ही रहते हैं, पर कवि लोग जैसी मौज होती है वैसी रचना करते हैं। देखिए, जो समालोचक होते हैं वो क्या होते हैं कि जो अपनी बातें हैं वो कहते रहते हैं, लेकिन कवि लोग क्या होते हैं कि वो अपनी जैसी मौज होती है वैसी ही वो रचना करते हैं। पर यह बात नहीं है। कवियों पर साहित्य मीमांसकों का बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। बहुतेरे कवि विशेषतः नए उनके आदर्शों के अनुकूल चलने का प्रयत्न करने लगते हैं। उपयुक्त वादों के अनुकूल इधर बहुत कुछ काव्य रचना यूरोप में हुई, जिसका कुछ अनुकरण बंगला में हुआ है। आजकल हिंदी की जो कविता छायावाद के नाम से पुकारी जाती है, उसमें इन सब वादों का मिला जुला आभास पाया जाएगा। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इन सब हिंदी कवियों ने अपने सिद्धांत सामने रखकर रचना की है। उनके आदर्शों के अनुकूल कुछ कविताएं यूरोप में भी हुई हैं, जिनकी देखा देखी बंगला और हिंदी में भी होने लगी थी। अगला है, इस प्रसंग में इतना लिखने का प्रयोजन केवल यही है कि यूरोप के साहित्य क्षेत्र में फैशन के रूप में प्रचलित बातों को कच्चे पक्के ढंग से सामने लाकर कुतूहल उत्पन्न करने की चेष्टा करना, अपनी मस्तिष्क शून्यता के साथ ही साथ समस्त हिंदी पाठकों पर मस्तिष्क शून्यता का आरोप करना है। क्या कह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी कि यहाँ पर जो प्रसंग मैंने लिखा है, प्रयोजन इसका इतना ही है कि जो यूरोप का साहित्य क्षेत्र में जो फैशन का रूप प्रचलित था, कच्चे पक्के ढंग से सामने लाकर कुतूहल उत्पन्न करने की चेष्टा करना, अपनी जो मस्तिष्क शून्यता के साथ साथ मैंने जो समस्त जो हिंदी के पाठक हैं उनकी मस्तिष्क शून्यता का भी आरोप करना चाहा है। काव्य और कला पर निकलने वाले भड़कीले लेखों और आवश्यक अनभिज्ञता और स्वतंत्र विचार का अभाव देख दुख होता है। क्या है कि जो काव्य और कला पर निकलने वाले जो भड़कीले लेख हैं और जिनकी आवश्यकता अनभिज्ञता होती है, स्वतंत्र विचार का अभाव देख हमें दुख होता है। इधर कुछ दिनों में सत्यम शिवम सुंदरम की बड़ी धूम है, जिसे कुछ लोग शायद उपनिषद काव्य समझकर अपने यहाँ भी कहा है, लिखकर उद्धृत किया है। यह कोमल पदावली ब्रह्म समाज के महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर की है, जो वास्तव में है
द ट्रू, द गॉड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है। ठीक है, बस इतना ही कहकर मैं इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ। किसी साहित्य में केवल बाहर की भद्दी नकल उसकी अपनी उन्नति या प्रगति नहीं कही जा सकती है। देखिए, किसी साहित्य में केवल अगर बाहर की जो भद्दी नकल की जाती है उसमें उन्नति और प्रगति नहीं कही जा सकती है। बाहर से सामग्री आए, खूब आए, पर कूड़ा करकट के रूप में न इकट्ठी की जाए। देखिए, बाहर से सामग्री लीजिए, खूब लीजिए, लेकिन कूड़ा करकट के रूप में इकट्ठी मत कीजिए। उसकी कड़ी परीक्षा हो, उस पर व्यापक दृष्टि से विवेचन किया जाए, जिससे हमारे साहित्य के स्वतंत्र और व्यापक विकास में सहायता पहुँचे। और इसी के साथ में प्रकरण 5 का भी समापन होता है। ठीक है, अगला करेंगे हम प्रकरण, अगर 6 होगा तो 6 करेंगे, वरना अन्य कुछ तथ्य होंगे उसमें आधुनिक काल से संबंधित। तो क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।